तो देखो, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आया है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर एडम स्मिथ को माना जाता है, यानी हमारा जो सी ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से महामंदी का प्रभाव पड़ा था। जो महामंदी का प्रभाव है ये वस्तु की मांग पर पड़ा था, क्योंकि महामंदी की वजह से देश के अंदर वस्तु की मांग में कमी आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। हम ये जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1935 में हुई, यानी इसका जो सी ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संकुचित मुद्रा कहा जाता है। तो संकुचित मुद्रा M1 को कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों के पास जो करेंसी पड़ी है, नोट पड़े हैं, सिक्के पड़े हैं, प्लस जो बैंक के अंदर जो बचत के रूप में जो भी पैसा पड़ा है उसको हम शामिल करते हैं, इसलिए सबसे संकुचित मुद्रा M1 को माना जाता है, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र बताइए। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति को बोलते हैं एमपीएस। एमपीएस का फॉर्मूला लगता है डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई, यानी हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र लग जाता है डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई, यानी कि बचत में परिवर्तन बटे आई में परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी कर का उदाहरण है। तो कागजी कर का उदाहरण है संपत्ति कर, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से संबंधित है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश का मतलब हो गया खर्चा, तो प्राप्तियां वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, इसलिए उपक्रम के अंदर जो भी निवेश किया जाता है वो हमारा पूंजीगत व्यय माना जाता है, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर निर्धारक है। तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है, सरकार करती है, इसलिए हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे माना जाता है, कुल निर्गत, समग्र कीमत, रोजगार, ये हमारी समष्टि अर्थशास्त्र से संबंध रखता है, इसलिए जो वस्तु की कीमत है ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंध रखता है, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो एकदम राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य आर्थिक समस्या नहीं है। तो मुख्य आर्थिक समस्या कौन सी नहीं है, जैसे क्या उत्पादन करना है ये भी समस्या है, उत्पादन कैसे करना है ये भी समस्या है, उत्पादन किसके लिए किया जाए ये भी समस्या है, लेकिन निर्धन कैसे बने ये हमारी मुख्य आर्थिक समस्या में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच बताइए। तो विलासिता वस्तु की मांग की लोच होती है लोचदार। तो लोचदार की जो कीमत लोच है वो हमेशा कीमत लोच एक से ज़्यादा आती है, तो एक से ज़्यादा यानी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। कीमत लोच हमारी क्या है, एक से ज़्यादा है, तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र की दिशा में गति का कारण है। तो मांग वक्र की दिशा का मतलब ये हो जाता है, मान लेते हैं हमारा मांग वक्र है, प्रारंभ की कीमत और वस्तु की मात्रा दे रखी है, हमारा मांग वक्र है। तो मांग वक्र में परिवर्तन नहीं करना, मांग वक्र दिशा में परिवर्तन करना है। तो मांग वक्र में दिशा में परिवर्तन माना जाएगा इस प्रकार से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाना, यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में परिवर्तन होना। तो प्रमुख कारण कौन सा है, स्वयं की वस्तु की कीमत। तो कीमत में परिवर्तन होने पर जो मांग वक्र में जो परिवर्तन आता है दिशा के अंदर, वो हमारा मांग वक्र दिशा में परिवर्तन माना जाता है, यानी हमारा ए ऑप्शन राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा वक्र समस्तरीय सीधी रेखा के रूप में होता है? तो सीधी रेखा के रूप में एक ही वक्र माना जाता हमारा है वो कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत का जो वक्र का ढाल है इस प्रकार से हमारा होता है, ओ अक्ष के समांतर सीधी रेखा के रूप में होता है। यानी जो समस्तरीय सीधी रेखा के रूप में कौन सा हो जाएगा? कुल स्थिर लागत वक्र हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य निर्गत पर अल्पकालीन औसत लागत होती है। तो अल्पकालीन औसत लागत शून्य होने पर, उत्पादन शून्य होने पर लागत भी क्या होती है? शून्य होती है। और जैसे जैसे वस्तु की मात्रा निर्गत को बढ़ाया जाता है लागत बढ़ती जाती है। यदि उत्पादन शून्य है तो लागत भी क्या होगी? हमारी शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के बाजार फर्म की निर्गत का गुणनफल है। तो वस्तु के बाजार मूल्य फर्म के निर्गत का गुणनफल कुल संप्राप्ति मानी जाती है। तो कुल संप्राप्ति क्या होती है? प्राइस गुणा क्वांटिटी। जितनी हम वस्तु की मात्रा बेचते हैं उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास कुल संप्राप्ति आ जाती है। नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसके अंदर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए कौन सा व्यय किया जाता है? हम जानते हैं कि निवेश व्यय किया जाता है। उत्पादन क्षमता वृद्धि करने के लिए किया गया व्यय निवेश व्यय माना जाता है। सेकेंड नंबर है, ब्याज की ऊंची दर पर फर्मों की प्रवृत्ति निवेश को क्या कर देती है? कम। जितनी ब्याज की दर बढ़ जाती है तो लोन महंगे हो जाते हैं। जब लोन महंगे हो जाएंगे लोगों के पास पैसा कम आएगा, जिसकी वजह से निवेश क्या हो जाएगा? हमारी अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय, यहाँ पे देखो हिंदी में आय दे रखा है लेकिन इंग्लिश में क्या दे रखा है? एक्सपेंडिचर दे रखा है। यानी यहाँ पर हो जाएगा वे से अधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अधिशेष कहते हैं। यानी जब हमारी इनकम है वे से अधिक होती है तो उसे हम अधिशेष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाता संतुलन में होता है जब चालू खाते में भुगतान के बराबर होती है। क्या? आय और जब भुगतान यानी वे दोनों बराबर होते हैं तब भी हमारा चालू खाता संतुलन माना जाता है। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन आ जाएगा? हमारा आय माना जाएगा। कौन सी उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है? तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग की वजह से होता है। तो यहाँ पर माना जाएगा हमारा सीमांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगम व लागत के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? लाभ यानी प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है यानी पूर्ति मांग से अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? अधिपूर्ति कहते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है अति लघुत्वात्मक, यानी हमें एक एक नंबर के आंसर देने हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा कि एक निश्चित समय में एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सेकेंड नंबर है, निव्वल निवेश कैसे ज्ञात किया जाता है? तो निव्वल निवेश को ज्ञात करने का फॉर्मूला लगता है कि सकल निवेश में से मूल्य ह्रास घटा दिया जाए तो निव्वल निवेश आ जाता है। तो सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, बजट घोषणा पत्र का संबंध कितने वित्तीय वर्ष के लिए होता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सकल प्राथमिक घाटे की गणना कीजिए। यदि सकल राजकोषीय घाटा 2000 करोड़ रुपए है व निव्वल ब्याज दायित्व 400 करोड़ है तो हमें सकल प्राथमिक घाटे की गणना करना है। तो इसका आंसर हो जाता है कि सकल प्राथमिक घाटे की गणना का फॉर्मूला लगता है सकल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज दायित्व। तो सकल राजकोषीय घाटा में 2000 दे रखा है, ब्याज दायित्व में 400 दे रखा है, लेस करने में कितना आ जाएगा? हमारे पास 1600 करोड़ आ जाएगा। तो सकल प्राथमिक घाटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास से 1600 करोड़ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आधिकारिक कोष विक्रय किसे कहते हैं? आधिकारिक विक्रय कोष किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, एक देश अपने घाटे को संतुलित करने के लिए अपने विदेशी विनिमय कोषों का उपयोग कर सकता है। जब घाटा होता है
तो भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय बेचता है, इसे ही आधिकारिक कोष विक्रय कहते हैं। यानी जो हमारी आरबीआई बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, विदेशी विनिमय को बेचती है, इसे ही आधिकारिक कोष का विक्रय कहते हैं और यह देश के जो घाटे को पूर्ति करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्याज दर विभेदक किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा, विदेशी मुद्रा बाजार में दो मुद्राओं की ब्याज दर के अंतर को ब्याज दर विभेदक कहते हैं। यानी दो मुद्राओं की जो ब्याज दर में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को ही ब्याज दर विभेदक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संसाधनों से क्या आशय है। तो संसाधन यानी हर वह वस्तु जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, संतुष्ट करते हैं, ऐसी सारी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विभिन्न क्रिया विधियाँ किस प्रकार कार्य करती है, ये बताने वाले आर्थिक विश्लेषण का नाम बताइए। तो विभिन्न क्रिया विधियाँ किस प्रकार कार्य करती है, ऐसे आर्थिक विश्लेषण को हम सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट रेखा पर स्तंभ बंडल कहाँ स्थित होता है। तो बजट रेखा पर स्तंभ बंडल वहाँ स्थित होता है जहाँ आईसी वक्र यानी अंधिमान वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक दो तत्व को नाम बताइए। जो फर्म का पूर्ति वक्र है उसको प्रभावित करने वाले दो तत्व हो जाते हैं, आगत की कीमतें यानी कच्चा माल की जो कीमतें हैं उसमें परिवर्तन होने पर फर्म के पूर्ति वक्र में परिवर्तन आ जाएगा। तकनीकी परिवर्तन यानी औद्योगिक परिवर्तन यानी नवीन टेक्नोलॉजी से उत्पादन करने पर बाजार के या फर्म के पूर्ति वक्र में परिवर्तन आ जाता है। ये हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे लघुत्रात्मक क्वेश्चन। जो खंड बी है, लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछा गया है। इसका 4th नंबर क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण के धनात्मक प्रभाव को समझाइए। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 2 पॉइंट लिखने थे आपको। विमुद्रीकरण से हमारे धनात्मक प्रभाव बताना है, पॉजिटिव इफेक्ट बताना है। इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, कालाबाजारी खत्म हो जाता है, जो काला धन है वो बाहर आ जाता है। ये 2 प्रभाव बताने थे आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरिस पारिबस की मान्यता को लिखिए। अब इसकी 2 मान्यता को लिखना था, कहने बातें स्थिर रहनी चाहिए, ऐसी 2 बातें थी, उनको लिखना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल सूची निवेश के 2 कारण का उल्लेख कीजिए। आपको माल सूची निवेश क्यों करते हैं, इसके पीछे 2 कारण आपको लिखना था, जो आपके 1 नंबर के पॉइंट लिखते तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि निशांत की बचत 100 रुपये है, फिर निर्गत गुणक को आपको ज्ञात करना था। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन में अंतर बताना। आपको 2 या 1 अंतर बताते तो पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि भारत का आयात इतना दे रखा है और बाजार संतुलन 50 मिलियन माइनस में दे रखा है तो निर्यात की गणना करनी थी। तो व्यापार संतुलन का सूत्र लगता है कि निर्यात माइनस आयात। तो इस बार हमें व्यापार संतुलन हमें दे रखा था, तो आपको पक्षांतरण करके आपको निकालना था। आपके पास यानी कि 190 में से 50 लेस हो जाते, आपके पास 140 आंसर आ जाते। क्योंकि इस बार हमें व्यापार संतुलन दे रखा है, कितना दे रखा है, -50 दे रखा है। फिर हमारे पास निर्यात में से आयात घटाते हैं, निर्यात हमारे पास है नहीं, निर्यात तो हमें निकालना था और आयत हमारे पास दे रखा है -190। तो इसको यदि पक्षांतरण करते हैं, -50 इधर आने पर ये हमारे प्लस के हो जाते हैं, तो हमारे पास 140 आ जाते हैं निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की 2 केंद्रीय समस्याएं। ये हमारे ऑप्शन ए बस दे वाले क्वेश्चन में दे रखा है। अर्थव्यवस्था की 2 केंद्रीय समस्या, क्या उत्पादन किया जाए, कि उत्पादन कैसे किया जाए, ये 2 समस्याओं नाम लिखना था आपको। गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं, तो गिफिन वस्तु घटिया किस्म की वस्तुओं कहती है जहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता है, जैसे मोटा अनाज लिखना था आपको।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्थानापन्न वस्तुओं को परिभाषित करना है। तो स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका यूज हम एक दूसरे के स्थान पर करते हैं, जैसे चाय व कॉफ़ी। आपको परिभाषा लिखकर इसको आपको 2 उदाहरण देने थे। फिर है हमारा क्वेश्चन पैमाने के वृद्धमान पैमाने का प्रतिफल के बारे में बताना था। यानी जब संसाधन की तुलना में उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है उसे वृद्धमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूनतम निर्धारित कीमत को स्पष्ट कीजिए, जिसकी परिभाषा लिखनी थी। आपको एक छोटा सा डायग्राम भी बनाना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्म के लाभ अलाभ बिंदु किसे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, वह बिंदु हमारा एक फर्म का लाभ अलाभ बिंदु कहलाता है। फिर हमारा खंड या सेक्शन सी में आ जाते हैं, जहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का था। 16 नंबर क्वेश्चन था सरल अर्थव्यवस्था में आय के वर्तुल प्रवाह को समझाइए। मैंने आपको कहा था 100% क्वेश्चन आएगा आय के वर्तुल प्रवाह को, जहाँ पे 2 क्षेत्र होते हैं। एक तो हमारा होता है कि घरेलू क्षेत्र, एक होता है उत्पादक क्षेत्र। इसके बारे में आपको बताना था। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन आया था सकल घरेलू उत्पाद की गणना आय विधि से बताना था। यानी आय विधि से जीडीपी ज्ञात कैसे की जाती है, ये आपको विधि बतानी थी। हम ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में भूमि के बदले लगान यानी कि रेंट मिलता है, पूंजी के बदले ब्याज मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है और हमारे जो बिजनेस करने वाले को प्रॉफिट मिलता है। इन चारों का योग आपको बताना था। यह आय विधि से हमारी जीडीपी ज्ञात हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन था सरकारी बजट के घटक का रेखा चित्र द्वारा समझाना था। सरकारी बजट कितने प्रकार के होते हैं उनको एक रेखांकित के माध्यम से यानी डायग्राम के माध्यम से आपको दर्शाना था। और साथ में गैर राजस्व कर प्राप्तियां कौन सी होती है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन आया था करों में कटौती से आय में होने वाले परिवर्तन को रेखा चित्र के द्वारा समझाना था। यदि कर में कटौती हो जाती है, कर में कमी हो जाती है, तो आय में क्या प्रभाव पड़ता है, रेखा चित्र के द्वारा आपको एक्सप्लेन करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में, ये हमारा 3 नंबर का ही था। कुल उत्पाद सीमांत उत्पाद की गणना करनी थी। कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद की गणना करनी थी और आपके पास औसत उत्पाद दे रखा है। तो श्रम को यदि औसत उत्पाद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है कुल उत्पादन। 1 को 12 से गुणा करने पर 12 आ जाते हैं, 2 को 14 से गुणा करने पर हमारे पास 28 आ जाते हैं, 15 को 3 से गुणा करने पर 45 आ जाते हैं, 16 को 4 से गुणा करने पर 64 आ जाते हैं, 15 को 5 से गुणा करने पर 75 आ जाते हैं, 14 को 6 से गुणा करने पर 84 आ जाते हैं। फिर सीमांत उत्पाद पूछा है, तो इनमें जो परिवर्तन होता है वो हमारा क्या माना जाता है, सीमांत माना जाता है। तो स्टार्ट में तो नील आ जाता, इसमें परिवर्तन कितना हो गया, परिवर्तन 16 का हो गया है। इसमें परिवर्तन कितना आ गया, इसमें परिवर्तन 27 का आएगा, 27 का परिवर्तन आया है। इसमें परिवर्तन कितने का आ जाएगा, यहाँ पे 19 का परिवर्तन आ जाएगा। फिर इन दोनों में परिवर्तन आ जाएगा हमारे पास 11 का। इसमें परिवर्तन आ गया हमारे पास 9 का। तो ये हमारी सीमांत उत्पाद तालिका बन जाती। इसके ऑप्शन में कुल स्थिर लागत दे रखी है, कुल स्थिर लागत दे रखी है और परिवर्तनशील लागत और कुल औसत स्थिर लागत की गणना करनी थी आपको। उसके बाद में इसके ऑप्शन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर। इसमें हमें पूर्ति की लोच पूछी है, पूर्ति की कीमत लोच, जहाँ पे आपको पेन की कीमत और बेची गई वस्तु की मात्रा दे रखी है। पुरानी कीमत दे रखी है P, पुरानी कीमत दे रखी है 10 रुपये, नई कीमत दे रखी है 15 रुपये, पुरानी मात्रा दे रखी है 100 इकाई, नई मात्रा दे रखी है 150 इकाई। तो इसका कीमत लोच का फॉर्मूला लगता है ना कि क्वांटिटी में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक क्वांटिटी, मल्टीप्लाई निशान लगा देते हैं हम। फिर प्रारंभिक प्राइस और न्यू प्राइस में से प्रारंभिक प्राइस को लेस कर देते हैं। इस सूत्र के द्वारा हम पूर्ति की कीमत लोच आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। और यहाँ पर भी दे रखा है 5 रुपये प्रति बाजार कीमत पर संप्राप्ति इतनी दे रखी है, तो इसकी मात्रा नहीं दे रखी है। तो 50 के अंदर जब 5 का डिवाइड करेंगे हमारे पास कितनी मात्रा आ जाएगी, 10 मात्रा। तो कीमत 5 रुपये आ जाएगी, इसकी मात्रा नहीं, बेच गई वस्तु की मात्रा कितनी आ जाएगी 10। फिर कीमत बढ़कर कितनी हो जाती है 10 रुपये, संप्राप्ति कितनी हो जाती है 200। तो मात्रा में दे नहीं रखी है, मात्रा ज्ञात करनी है। तो 200 के अंदर जब 10 का डिवाइड करेंगे हमारे पास मात्रा कितनी आ जाएगी 200। तो पहले कीमत 5 रुपये, मात्रा 10 हो जाएगी, कीमत बढ़ के 10 रुपये हो जाती है, तो इसकी जो मात्रा कितनी हो जाएगी 20। इसी फॉर्मूले के द्वारा हम आराम से पूर्ति की कीमत लोच को ज्ञात कर सकते थे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डी सेक्शन वाला, जो 4 नंबर के पूछे गए थे। मुद्रा के कार्य विनिमय के साधन के रूप में, मुद्रा वस्तु के मूल्य के मापक के रूप में, मुद्रा के संचय के रूप में, ये कार्य मैंने बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना। फिर इसके ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन हमें पूछा गया था नगद कोष अनुपात या वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। ये मैंने डिटेल से वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, CRR और SLR क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना था। फिर नेक्स्ट किस नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण बजट सेट में होने वाले परिवर्तन को चित्र के द्वारा समझाना था। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है कि वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण बजट सेट में होने वाले परिवर्तन को चित्र के द्वारा समझाना था। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो बजट सेट में क्या प्रभाव पड़ता है, इस दोनों में से एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर लेसन से आया था। फिर अगला क्वेश्चन था औसत स्थिर लागत वक्र की चित्र की सहायता से वर्णन करना था, और इसके ऑप्शन में क्वेश्चन आया था अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र की आपको व्याख्या करनी है चित्र के द्वारा। दोनों क्वेश्चन सिंपल सा है, ये हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने पूरे पेपर को सोल्व करके बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।